इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू -2 व्हेन एक्स लेस देन इक्वल -1, 2x व्हेन एक्स ग्रेटर देन -1 लेस देन इक्वल 1 और 2 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1। तो हमको x बराबर -1 और 1 पर इसकी सततता की जांच करनी है, ये सतत है या नहीं, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से समझिए सॉल्यूशन। x बराबर -1 पर एफ एक्स की वैल्यू देखते हैं क्या होती है। व्हेन x इज इक्वल टू -1 एफ एक्स इक्वल्स टू, -1 के इक्वल है तो एफ एक्स की वैल्यू होगी -2, मतलब f -1 की जो वैल्यू है वो आ गई -2। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। -1 पे चेक कर रहे हैं, a की जगह -1 पुट करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 माइनस h, इसकी वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एफ एक्स पता होना चाहिए, f -1 माइनस h की वैल्यू के लिए। ध्यान दो, -1 में से माइनस कर रहे तो -1 से और छोटा हो गया, तो जब x -1 से छोटा उस केस में एफ एक्स की वैल्यू -2। x की जगह कुछ भी रख लो, क्या आएगा -2, तो यहाँ पे भी क्या आया -2, तो आंसर आ गया -2। इसके बाद राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। तो a की जगह पुट करेंगे -1, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 प्लस h। सेम प्रोसेस, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 प्लस h की वैल्यू चाहिए, उसके लिए एफ एक्स पता करो क्या है। तो एफ एक्स जो है -1 से ज्यादा है, -1 से ज्यादा है, एफ एक्स की वैल्यू 2x, तो 2x की जगह ये पुट करो -1 प्लस h, उठा गया रख दो 2 -1 प्लस h, h की जगह 0 रखोगे तो 2 -1 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। फंक्शन की वैल्यू -1 पे और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तीनों सेम है। f की वैल्यू -1 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अतः फलन x बराबर -1 पर सतत है। इसके बाद x बराबर 1 पर सेम प्रोसेस, सबसे पहले एफ एक्स देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो एफ एक्स की वैल्यू 2x, 1 रखा f1, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं, ये फॉर्मूला a की जगह पुट करते हैं 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। सेम प्रोसेस पहले की तरह ही, तो ध्यान दो 1 से कम कर रहे, 1 से माइनस करो तो कम, 1 से कम x तो 2x, तो 2x की जगह ये पुट कर देंगे 1 माइनस h, h की जगह 0, 2 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 में जोड़ा 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा तो कितना 2, और सोल्व करोगे तो 2। तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू 1 पे इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के और इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तो इसीलिए हमारा फंक्शन 1 पे भी सतत है। अतः फलन x बराबर 1 पर सतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें 3 सदिश दे रखे ए बी सी और बी के बीच में प्रतिबंध, ए बी सी के बीच में जो प्रतिबंध है वो है कि इनका सम 0 है, साथ साथ ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है और सी का मैग्नीट्यूड 2 है। हमसे ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू पूछ रहा कितनी होगी। ध्यान से समझना, अच्छा सवाल है। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो हमें दे रखा वो लिख लो, गिवन ए प्लस बी प्लस सी
इज इक्वल टू 0। स्क्वायर कर दो, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए और इज इक्वल टू 0। इसको लिख लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। इसके बाद ए का मैग्नीट्यूड 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस सी का मैग्नीट्यूड 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। देखिए भाई आ रहा सही माथा लास्ट तक, ठीक है। इसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। 16 4 20 और 9 29, इधर लेके माइनस में तो 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। सॉरी इधर आ गए हो गया माइनस के 29, 29 2 डिवाइड में चला गया तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस के 29/2। इसका आंसर हो गया ये। अगला क्वेश्चन है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा जबकि त्रिज्या जो है वो 1 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हमने मान लिया बुलबुले की त्रिज्या क्या है, r है। माना त्रिज्या जो है बुलबुले की r है तथा आयतन वो हमने मान लिया v है। तो जो dr/dt है उसकी वैल्यू दे रखी 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। त्रिज्या में चेंज हो रहा तो dr/dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। आयतन में पूछ रहा dv/dt की वैल्यू पूछ रहा और जब r बराबर है 1 सेंटीमीटर तो जो बुलबुला है हवा का वो गोल है तो जो गोले का आयतन होता है आयतन v होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये हमें पता। इसके बाद डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, v का dv/dt 4/3 पाई r क्यूब का 3r², r का dr/dt। dv/dt की वैल्यू निकालनी है तो 4/3 पाई इंटू में 3r², dr/dt की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से काटा तो कितना आ गया 2 पाई r²। और r बराबर 1 सेंटीमीटर पर जो dv/dt की वैल्यू है वो आ गई 2 पाई 1 का स्क्वायर यानी कि 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये इसका आंसर। रोक दे भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 2y का आलेख्य विधि से न्यूनतमीकरण कीजिए। z बराबर 3x प्लस 2y का, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 8, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल 15, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। सॉल्यूशन ध्यान से समझिए। इस ये उद्देश्य फलन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसका मैं मिनिमाइजेशन न्यूनतमीकरण करना और ये कांस्टेंट है वे अवरोध। तो ध्यान दियो, उपरोक्त असमीकाओं की रेखिक समीकरण लिखने पर ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 समीकरण 1 असमीका 1, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 समीकरण 2 असमीका 2, x बराबर 0 ये 3 और y बराबर 0 ये 4 समीकरण थर्ड असमीका, ये फोर्थ इनइक्वालिटी असमीका। इसके बाद समीकरण 1 से थोड़े से पॉइंट निकाल लो, 2 पॉइंट बहुत है।
एक्स 0 रख दो इसमें, यहां से y की वैल्यू 8 आ गई, y 0 रख दो, x की वैल्यू 8 आ गई, इधर पॉइंट लिख दो। इसके जो पॉइंट बने वो बने 0,8, इसके जो पॉइंट बने ये बने 8,0। इसके बाद समीकरण 2 से भी पॉइंट निकाल लो। समीकरण 2 से x 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 5 तिया 15 3, y 0 रखा, x की वैल्यू आ गई 3 पंजे 15 5, पॉइंट बना 0,3 और यहां से पॉइंट बना 5,0। ये x बराबर 0 y x का समीकरण है और ये x x का समीकरण है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाने पर, प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाने पर, जैसे हमने ग्राफ में दर्शाया ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये इधर तो नहीं जानेगा तो इसे तो छोटा ही कर लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिन O, ये x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन ये रहा, x का y इज इक्वल टू 0। अब पहले वाली समीकरण पर आ जाओ, पॉइंट आए 0 8 8 0, बढ़ा दो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ऐसे बढ़ा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0 8 तो ये हो गया, वाई एक्सिस 0 8 और ये 8 0, दोनों को मिला दिया। इस लाइन को हमने नाम दे दिया अपने पास से L। दूसरी 0 3 5 0, 0 3 5 0, इन्हें मिला दो, इन लाइन को नाम दे दिया हमने अपने पास से M। इसके बाद ध्यान से समझना, अपने पास से 0 0 ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है 0 0, इसमें रखे गए 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 8, 0 ग्रेटर देन 8, गलत है, सही तो नहीं है, 0 8 से बड़ी तो नहीं होती। तो रेखा L जो आई थी इस वाली समीकरण से ऐसे का से हमने देखा कि ये 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहे, जब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो इसका ग्राफ ऐसे ऊपर की ओर चला जाएगा इस तरह से। इसके बाद दूसरे वाले पर आ जाओ, 0 प्लस 0 लेस देन 15, 0 प्लस 0 लेस देन 15, तो इस केस में सेटिस्फाई कर रहे तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे नीचे को आ जाएगा। इसके बाद x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 y x के दाईं ओर और y ग्रेटर देन 0 x x के ऊपर, इसके इधर इसके इधर, इस रेखा के नीचे और इस रेखा के ऊपर ग्राफ जा रहा है। तो बस ये बता दो इसमें कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है, इसमें कुछ कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, इसके नीचे जा रहा है इसके ऊपर आ रहा है, यहां से पता लग रहा कॉमन ही हो सकता था, उधर जाकर कॉमन होगा, बट इससे और इससे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन आना चाहिए तो नहीं आ रहा, तो यहां पर कोई भी उभयनिष्ठ भाग नहीं है। तो इसमें लिखेगा चूंकि उपरोक्त ग्राफ से कोई भी उभयनिष्ठ भाग नहीं प्राप्त हुआ है, तो अतः इस समस्या का कोई हल नहीं है, कोई सुसंगत हल नहीं है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रश्न को 3 छात्र ABC के द्वारा हल करने की जो प्रायिकताएं है वो क्रमशः 3/10, 1/5, 1/10 है, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कर दी। अब एक बात समझिए ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने माना जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो है ए द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता, प्रश्न हल होने की
प्रायिकता, जिसका मान है 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो है बी द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो है सी द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता कितनी, 1/10। अब हमसे कह रहा है कि प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो देखो प्रश्न हल होने का मतलब क्या है भाई, आपके पास एक प्रॉब्लम है वो सोल्व हो रही है। सोल्व होने का मतलब है कि ए से हो जा ना बी से हो गया। ए से प्रॉब्लम सोल्व होगी, बी से नहीं हुई, सी से नहीं हुई। ए से नहीं हुई, बी से होगी और आपकी सी से नहीं हुई। फिर ए से भी नहीं हुई, बी से भी नहीं हुई और सी से होगी, प्रॉब्लम सोल्व हो रही। अगला केस, ए से हो गई, बी से हो गई, सी से नहीं हुई। ए से हो गई, बी से नहीं हुई, सी से हो गई। ए से नहीं हुई, बी से और सी से होगी। या फिर आपका तीनों से ही हो जाए प्रॉब्लम सोल्व, ए बी सी। तो ये इतने सारे केस बने। प्रॉब्लम सोल्व हो रही, ये नहीं कहा कि कितनों से हो रही है, प्रॉब्लम सोल्व हो रही। चाहे तीनों कर दो, चाहे दो करो, कोई भी, चाहे एक करो, प्रॉब्लम सोल्व है। तो इसके लिए हमने क्या करना, सवाल को उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे थोड़ा सा। हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए तो हमें पता किसी भी प्रयोग की समस्त प्रारंभिक प्रायिकताओं का जो योग होगा वो कितना होगा, 1। तो हम 1 में से घटा देंगे, उल्टा करके किसको घटा देंगे, न होने की समस्या को, प्रश्न के हल न होने की प्रायिकता इसमें से घटा देंगे। तो सबसे पहले ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ए द्वारा प्रश्न न हल होने की प्रायिकता 1 - 3/10, 7/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, बी द्वारा प्रश्न हल न होने की प्रायिकता 1 - 1/5, यह है आपका 4/5। और सी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, सी द्वारा प्रश्न न हल होने की प्रायिकता 1 - 1/10, यानी कि 10 × 10 = 9/10। तो हमने क्या करना, तो ए बी व सी तीनों से प्रश्न न हल होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, 7/10 गुना 4/5 गुना 9/10। काट दो जो कट रहा हो, ये कट रहा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, पंजे 125 और 7 निम्मा 63। इसके बाद प्रश्न के हल होने की प्रायिकता, हल होने की प्रायिकता तो 1 में से घटा देंगे हल न होने की प्रायिकता 63/125। एलसीएम 125, 125 माइनस 63, 5 से 3 गए 2, 12 से 6 गए 6, 62/125, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दे रखा मैट्रिक्स 2 5 0 0 1 1 -1 0 3, ए का व्युत्क्रम पूछ रहा है क्या होगा। ए के व्युत्क्रम का मतलब है ए इनवर्स बताना। तो ए इनवर्स बताना, इसके लिए सबसे पहले ए इनवर्स का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। तो जो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपके ए इनवर्स का फॉर्मूला है। और यहाँ पे जो एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए जिसको सहखंडज अवयव बोलते हैं, सहखंडज अवयव, ये होता है ए के जो कोफैक्टर है, सहखंड है, ए के जो कोफैक्टर है, सहखंड है, उनसे जो मैट्रिक्स बनेगा, बना मैट्रिक्स, उसका जो ट्रांसपोज होगा उसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। तो डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं, देखना सिंपल तरीके से देखना बहुत ज्यादा है। 2 एज इट इज, ये कैंसिल, कोरस्पोंडिंग कॉलम और कोरस्पोंडिंग संदर्भ जो उसकी रो है वो खत्म। 1 1 0 3, 1 1 0 3। इसके बाद नेक्स्ट माइनस में होता है, चाहे रो के एक्सपेंड में कर लो चाहे कॉलम के, हम रो के एक्सपेंड में, रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं। ये 0 आ गई, ये 0 आ गया, 0 के कोरस्पोंडिंग कॉलम और रो कैंसिल, 5 0 0 3, 5 0 0 3। और नेक्स्ट एलिमेंट प्लस में ये आया -1,
इसके कोरस्पोंडिंग ये कैंसिल 5011 5011। अब इसको सोल्व करते हैं तो 2 एज इट इज, 3 एकम 3 माइनस जीरो से मल्टीप्लाई करोगे सारा जीरो, -1 और ये 5 एकम 5 माइनस जीरो, तो यहां से आपका बचता है 2 3 6 -5 इज इक्वल टू 1, जो कि नॉट इक्वल 0 आ रहा। तो एक बात और याद रखियो कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जा तो उसको हम बोलते हैं अव्युत्क्रमण्य अवयव, अव्युत्क्रमण्य अवयव। और अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0 हो तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमण्य अवयव, व्युत्क्रमण्य अवयव यानी कि नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। और यहां पर इसको बोलते हैं सिंगुलर, सिंगुलर। और अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है, उस केस में ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो अगर यहाँ पर आंसर 0 आ जाता तो मैं लिख देता ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, और यही खत्म, सवाल आंसर था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल 0 आ रहा है, तो इसीलिए अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो सेकंड से बना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेकंड निकालने पड़ेंगे। तो ए के सेकंड, ए के कोफैक्टर, ए के कोफैक्टर या फिर सेकंड कुछ भी लिख लो, मर्जी तुम्हारी। कोफैक्टर, कोफैक्टर को C11 या A11 इस तरह से डिनोट करते हैं, ए से लिख लो चाहे सी से लिख लो, हम सी से डिनोट करेंगे। C11, C12, C13, उसके बाद C21, C22, C23, इसके बाद C31 और C32 और C33। ये याद रखिए ध्यान से कि जो ये कोफैक्टर्स होते हैं इनका साइन जो आता है वो हिसाब से आता है। अगर इनको ऐड करके सम आया, इवन आया तो पॉजिटिव, ऐड करके ओड आया, विषम आया तो नेगेटिव। जैसे 1 और 1 2 तो पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरह से। अब C11 पे आ जाओ। C11 ये वाला एलिमेंट 11, इसके रेस्पेक्ट में जो एलिमेंट आएगा सोल्व करके वो है कोफैक्टर C11, पहला एलिमेंट। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1103, ये बचा 1103। सोल्व करा, 3 एकम 3 -100, सोल्व करके आया आपका 3। इसके बाद 1 2, ये वाला एलिमेंट, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 5 दिया 15 -0, 15 -0, डायरेक्ट निकाल लो। अब जा चाहे ऐसे निकाल लो हर एक को सोल्व करके, चाहे डायरेक्ट निकाल लो, डायरेक्ट ज्यादा ही रहेगा। 0 15, अगर प्रॉब्लम है कैलकुलेशन करने में तो इस तरह लिखो, उसके बाद सोल्व करो, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्ट निकाल लो। ये C12, 1 2 ये कैंसिल, ये कैंसिल, जो बचा 5 दिया 15 -0। 1 3 पे आ जाओ, 1 3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5 एकम 5 -0, तो आपका सोल्व करके आता है यहाँ से 5 2 1, ये वाला एलिमेंट, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 0 0 और माइनस माइनस +1, 0 +1, सोल्व करके आ गया -1 2 2, ये वाला ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 दूनी 6 और -0, 6 -0, सोल्व करके आया 6 2 3, ये रहा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 एकम 2 और -0, सोल्व करके आ चुका है -2 3 1, ये रहा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 +1 और 0 +1 इज इक्वल टू +1 3 2, ये कैंसिल, 0 -+5, तो सोल्व करके आया -5 3 3, ये कैंसिल, 1 2 0 और ये, तो 2 -0, सोल्व करके आया 2। अब जो ये कोफैक्टर्स आए इन्हीं से एक मैट्रिक्स बनाओगे इसी फॉर्म में, तो लिखेगा कोफैक्टर्स से बना मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स से बना मैट्रिक्स, उसको नाम दे देंगे C। और वो क्या बना, ध्यान दियो, 3 -15 5, 3 -15 5, -1 6 -2, -1 6 -2, 1 -5 2, 1 -5 2। और अब निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट जो होगा वो जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना इसका ट्रांसपोज होगा। तो 3 -15 5, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो रो है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। -1 6 -2 1 -5 2, ये आपका एडजॉइंट आ गया।
उठा गया फॉर्मूले में रख देंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/1, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 है, एडजॉइंट ए की वैल्यू 3 माइनस 15, 5 माइनस 1, 6 माइनस 2, 1 माइनस 5 और ये 2, एक 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 ही हो जाएगा, छोड़ दो, जो भी आया वही आंसर है। तो 3 माइनस 15, 5 माइनस 1, 6 माइनस 2, 1 माइनस 5, 2, ये ए इनवर्स आ चुका, ये इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आव्यूह विधि से हल करना। 3 समीकरण देगा एग्जाम में और आव्यूह विधि से इसको सोल्व करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 100% एग्जाम में आता है। ये 100% एग्जाम में आएगा इसके जैसा या ये क्वेश्चन। कैलकुलेशन सेम है सबकी, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। आव्यूह विधि से हल करो तो सॉल्यूशन 8 नंबर का आएगा, ध्यान रखना, और आएगा पक्का, ये बात भी जरूरी है। तो सबसे पहले लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो इनको हम आव्यूह रूप में इस प्रकार लिखेंगे कि ax बराबर b, और यहां से जहां a का जो मान है वो क्या आया, इसी पायो 3 2 4, x के कोफिशिएंट से कॉलम बनेगा 3 2 4, फिर y वालों से -2 1 -3, -2 1 -3, 3 -1 2, 3 -1 2। इसके बाद x एक कॉलम मैट्रिक्स होगा अननोन x y z का, और b जो है वो राइट साइड में जो वैल्यू लिख रही है 8 1 4, इनसे एक मैट्रिक्स बनता है 8 1 4। इसके बाद ध्यान दियो, अगर मैं इसमें दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए इनवर्स ए आई हो जाएगा, ये x और इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। आई से x की मल्टीप्लाई करोगे तो x एज इट इज, तो यहां से मेरे को मिलता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, समीकरण नंबर 1। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स ए जो मिला हमें इससे ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स उसी तरीके से निकालना जो पिछले क्वेश्चन में निकालना। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ध्यान से समझिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये 3 एज इट इज, इसके रेस्पेक्ट में कॉलम रो कैंसिल, जो बचा 2 एकम 2, बीच में माइनस आता है, माइनस माइनस यही प्लस हो गए, और 3 एकम 3। इसके बाद माइनस आएगा, अगला एलिमेंट माइनस का 2 है, ऐसे लिख दो, और उसके बाद इसके कोरस्पोंडिंग ये कॉलम खत्म और ये रो खत्म। तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस 4, तो 4 प्लस 4, फिर आगे आता है आपका प्लस, और ये 3, इसके कोरस्पोंडिंग ये खत्म और ये खत्म, इसके कोरस्पोंडिंग ये खत्म और ये खत्म। तो क्या आया आपका 2 4 1 -3, तो 3 दूनी 6 और 4 एकम 4। तो यहां से आया 3, 2 में से 3 गया, -1 बचा, माइनस माइनस प्लस 2, और 4 और 4 8, प्लस 3 6 और 4 10। तो इसको लिख सकते हैं माइनस के 3 प्लस 8 दूनी 16, और माइनस के 10 दिया 30, 30 3 33, 33 में से 16 गए, आपका आया -17, नॉट इक्वल 0। तो अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो इसके बाद याद करो क्या निकालते हैं हम, इसके बाद निकालते हैं ए के कोफैक्टर्स। ए के कोफैक्टर्स कैसे बताए थे, C11 C12 C13, C21 C22 और C23, उसके बाद C31 C32 और C33। ये बताया था 1 समेत प्लस विषम माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब इसके बाद सोल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखना। C11 के लिए ये कैंसिल 2 एकम 2, और माइनस के हो गया 3, 2 -3, ये माइनस बीच में आता है, और ये माइनस माइनस प्लस यहीं पे हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 3 गया, माइनस का 1 1 2, ये कैंसिल 2 दूनी 4 और -4, तो 4 माइनस माइनस हो गए प्लस 4, टोटल हो गया मिल गया माइनस के 8 1 3, ये रहा, ये कैंसिल 3 दूनी 6 माइनस के और माइनस के ही 4,
-6 -4 सोल्व करके आया -10। 2 1 ये गया ये गया, 2 दूनी 4 -4 बीच में माइनस और 3 तिया 9 +9 9 में से 4 गए 5 और -5, ठीक है ना। 2 1 हो गया। इसके बाद 2 2 ये कैंसिल 2 तिया 6 और -4 तिया 12, 6 -12 सोल्व करके आया -6। 2 3 ये कैंसिल माइनस के 9 प्लस के 8, -9 +8 -1 और माइनस +1। 3 3 ये कैंसिल +2 -3 +2 -3 तो माइनस का 1 आया। इसके बाद ये कैंसिल हुआ ये कैंसिल -3 और माइनस के 6, -3 -6 प्लस के 9। 3 3 ये कैंसिल 3 एकम 3 और माइनस प्लस के 4, 3 + 4 कितना हो गया 7। इसके बाद क्या बताया था, एडजॉइंट निकालते हैं, लेकिन उससे पहले एक कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो एक कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स उसको नाम दे देंगे सी और एज इट इज लिख देंगे एलिमेंट -1 -8 -10 -1 -8 -10 -5 -6 1, सॉरी उल्टा हो गया ये गलत, रो वाइज लिखना, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और ये 7। इसके बाद निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए सी का ट्रांसपोज, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7 बताया था पहले भी। जो ट्रांसपोज होता है उसमें जो रो के एलिमेंट है उन्हें कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद एडजॉइंट निकल गया। अब हमें पता है वी नो दैट इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/डिटर्मिनेंट ए 1/-17 एडजॉइंट ऑफ ए -1 -8 -10 -1 -8 -10 -5 -6 और 1 और -1 9 और 7। ये आपका ए इनवर्स निकल गया, इसके बाद हम इसी पाते हैं x = a इनवर्स b। समीकरण उठा लो यहां से, तो समीकरण 1 से x बराबर a इनवर्स b, x का मान XYZ है, a इनवर्स का मान 1/-17 और -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7 है। और जो b का मान है वो है 8 1 4। इसके बाद हम क्या करते हैं, 1/-17 एज इट इज रखेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं दोनों मैट्रिक्स की। ये 3/3 का है, ये आपका 3/1 का है। अगर फर्स्ट वाले में कॉलम सेकंड वाले में रो इक्वल है तो उनकी मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट -1 -8 हो गया, -5 1 -5 हो गया और माइनस के ये 4 हो गया। इसके बाद 8 8 64 माइनस के 6 और 9 चौका हो गया 36। इसके बाद -10 8 80 1 1 कम 1 और 7 चौका हो गया 28। तो आपके पास बचा 1/-17 8 5 13 4 17 माइनस के 64 और 6 हो गए आपके 70 में से 36 गए माइनस के 34, 80 28 और 1 29 गए माइनस के बचे 51। इन्हें डिवाइड कर दो, -17 से -17 को डिवाइड करोगे 1, -17 से इसको डिवाइड करोगे 2, -17 से इसको डिवाइड करोगे 3। तो किसके इक्वल आ रहा है, XYZ = 1 2 3। तुलना कर दो, x का मान 1 आया, y का मान 2 आया और z का मान 3 आया और यही हमारा आंसर हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण जो है वो tan इनवर्स √2 होता है। ध्यान से समझना सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले एक शंकु है, तो शंकु ही बना दिया हमने। ये एक शंकु है, इस शंकु की जो त्रिज्या है वो r है, इसकी जो तिर्यक लंबाई है वो l मान ली और इसकी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो हमने
एच मान ली। ये शीर्ष को ए, इसको ओ और इस वाले पॉइंट को हमने बी नाम दे दिया। ये शीर्ष कोण होता है अर्ध शीर्ष आधा, तो ये आधा कोण हो गया हमारा थीटा, ये हमने मान लिया। तो हमको सिद्ध करना जो थीटा की वैल्यू है वो tan इनवर्स √2 है। इस साथ में ये भी सिद्ध करना कि जो आयतन है शंकु का वो मैक्सिमम है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ये बात लिखी यहाँ पे, माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h, तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई l, आयतन v व अर्धशीर्ष कोण थीटा है। ये हमने मान लिया। इसके बाद ध्यान से देखना, आयतन को मैक्सिमम दिखाना, और हमें पता जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, v बराबर। अब यहाँ पे एक बात होती है कि जो आयतन है वो पाई r स्क्वायर h है, r h दो वेरिएबल है, तो सारे को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो, या तो सारे को r में कन्वर्ट कर लो या सारे को h में कन्वर्ट कर लो। थीटा में निकालना तो हम कोशिश करेंगे r और h की वैल्यू थीटा में निकालकर पूरे क्वेश्चन को थीटा में यहां से कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले ध्यान दियो, ये बिंदु ए है, ये ओ है और इधर ये बी है, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज, तो ये एल है, कर्ण बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस। ये आधार है r और ये ऊंचाई है h। तो हम r h का मान l की टर्म में निकालते हैं विद थीटा, थीटा के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, साइन थीटा। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब जो है वो r है, कर्ण जो है वो l है, तो r का जो मान आ गया वो आ गया l साइन थीटा। इसके बाद कोस थीटा लगाया, कोस थीटा बराबर आधार h बटे कर्ण l, h का जो मान है वो आ गया l कोस थीटा, और ये जो r का और h का मान आया ये उठा के रख दो फॉर्मूले में। तो हमारे पास हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर, यहां से हो गया l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और h की वैल्यू l कोस थीटा। तो v बराबर आ गया 1/3 पाई l क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। इसके बाद हमने क्या करना, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो v का हो गया dv अपॉन डी थीटा 1/3 पाई l क्यूब। इस पर आ जाओ, ये फर्स्ट और ये सेकंड, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, डिफरेंशियल कोस थीटा का सीधा कर दो माइनस के साइन थीटा, प्लस कोस थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशियल 2 साइन थीटा, साइन का फिर से कोस थीटा, ये आ गया। तो हो गया 1/3 पाई l क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमने क्या करना, उच्चतम व निम्नतम के लिए, उच्चतम व निम्नतम के लिए हम क्या करेंगे, जो dv बटे डी थीटा है उसे 0 के बराबर रख देंगे। तो यहां से 1/3 पाई l क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये सारा 0 में चला गया, यहां से माइनस साइन थीटा कॉमन ले लो, तो आपके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझियो, एक बार हमने साइन थीटा को 0 लिया, तो साइन थीटा 0, तो आपका थीटा कितना है 0 डिग्री, और अर्धशीर्ष कोण 0 डिग्री पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर ले गए 2 कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, साइन अपॉन कोस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, tan थीटा इज इक्वल टू √2 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2।
टू। इसके बाद हमने क्या करना, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। तो चूंकि डीवी बटे डी थीटा जो है वो है 1/3 पाई एल क्यूब और माइनस के साइन क्यूब थीटा और प्लस के 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसका एक बार और डिफरेंशियल करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ये कुछ भी आओ वो लिख दो उठाकर, डीवी बाई डी थीटा स्क्वायर, जो भी आएगा एज इट इज उतार दो। इसका इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन ध्यान रखियो यहां से हमें आयतन को महत्तम प्रूफ करना, और हमें पता होना चाहिए कि डी टू वी बाई डी थीटा स्क्वायर का जो साइन अगर निगेटिव आ गया तो जो हमारा आयतन होगा वो कैसा हो जाएगा, महत्तम। तो ये सिद्ध करना, और 100% ये नेगेटिव आएगा इस पॉइंट पे। तो या तो इसका डिफरेंशियल कंप्लीट करो, 3 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, फिर साइन का कोस है, फिर ये फर्स्ट सेकंड से हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड। इसके बाद हमें क्या करना, जो ये tan थीटा की वैल्यू आई √2, इसके बटे में 1 मान लो, लंब बटे आधार करंट निकाल लो, जो जो इसमें इंक्लूड है उनके मान निकाल लो, उसे पूरे को सोल्व करो, तब जाके चेक करो। या फिर डायरेक्ट लिख दो यहां से, एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, जो हमारा d2v बाई डी थीटा स्क्वायर आया वो कैसा आएगा, निगेटिव। तो लिख देंगे अतः शंकु का आयतन महत्तम है, शंकु का आयतन महत्तम है, ये हमने सिद्ध कर दिया। और थीटा की वैल्यू जो आई अर्धशीर्ष कोण वो आ गया tan इनवर्स √2, ये हमारा सिद्ध हो गया। बढ़िया सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, अच्छी तैयारी कर लियो उसकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का ख। इसमें लिख रहा अवकल समीकरण x माइनस वाई dx प्लस dy इज इक्वल टू dx माइनस dy का विशिष्ट हल ज्ञात करो यदि y का मान -1 है, y का मान -1 है जब x का मान क्या है, 0। तो ध्यान से देखियो, ये भी अच्छा सवाल है। सॉल्यूशन गिवन, हमको जो अवकल समीकरण दे रखी वो दे रखी x माइनस वाई dx प्लस dy इज इक्वल टू dx माइनस dy। अब हमने क्या करा, dx माइनस dy इसको उठा के इधर ले गए, तो dx प्लस dy इज इक्वल टू dx माइनस dy अपोन में x माइनस y। दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, तो इंटीग्रल dx प्लस dy तो समाकलन dx प्लस dy इज इक्वल टू समाकलन dx माइनस dy अपॉन x माइनस y। इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसका इंटीग्रल dx अलग हो गया प्लस इंटीग्रल dy अलग हो गया। इंटीग्रल इसके लिए हमने क्या करा, माना x माइनस y मान लिया हमने t, x का डिफरेंशियल dx, y का dy और t का हो गया dt। तो ये जो ऊपर लिख रहा है dx माइनस dy, इसकी जगह तो आ गया dt, और x माइनस y की जगह आ गया t। dx का इंटीग्रल x, dy का y और dt अपॉन t, 1 अपॉन t का होता है log t प्लस कॉन्स्टेंट c। x प्लस वाई इज इक्वल टू log t की जो वैल्यू है x माइनस वाई वो हमने पुट कर दी, और प्लस c। ये तो आ गया हमारा व्यापक हल, c इंक्लूड है, कॉन्स्टेंट आर्बिट्रेरी है, तो ये हो गया व्यापक हल। लेकिन हमें विशिष्ट हल याद करना है पर्टिकुलर पॉइंट 0 -1 पर, तो ध्यान दियो। तो चूंकि y इज इक्वल टू -1 है व्हेन जब x इज इक्वल टू 0, तो ये हमने इसमें पुट कर देना। अब जा x की जगह 0, y की जगह -1 इज इक्वल टू log x की जगह 0 और माइनस माइनस हो गया +1 और प्लस कॉन्स्टेंट c। तो log 1 0, तो c की वैल्यू आ गई -1, और ये जो c की वैल्यू आई वापस इसी में उठा कर रख देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू log x माइनस वाई प्लस c की वैल्यू -1, यही हमारा विशिष्ट हल है। ठीक है ना, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये आंसर, यही जो हमें प्राप्त हुआ अवकल समीकरण का
विशिष्ट हल है। यही हमारा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9th का क्या है। इसमें दो पार्ट है और दोनों ही पार्ट में आपको समाकलन के क्वेश्चन दे रखे इंटीग्रल के। तो जो पहला पार्ट है क्या है, इसमें ध्यान से समझियो। इंटीग्रल 2 प्लस साइन 2x बटे में 1 प्लस कोस 2x इंटू में e की पावर x dx, इसका हमें समाकलन याद कर रहा। तो सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने इंटीग्रल आई लेट कर लिया, 2 प्लस साइन 2x अपोन में 1 प्लस कोस 2x और e की पावर x और ये dx, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखो याद करो, मैंने पहले ही बताया था, जब भी cos 2x के साथ वन आ जा तो ज्यादातर क्या करना है हमको, cos 2x का फॉर्मूला ओपन करना ताकि ये कैंसिल हो जा। जो ऊपर है 2 प्लस साइन 2x, इसको भी देखते हैं क्या हुआ इसका। तो इंटीग्रल 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये e की पावर x और ये dx। अब ऊपर आ जाओ, 2 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला भी खोल दो, 2 साइन x इंटू कोस x। अब यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपका जो बचा इसमें 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन x इंटू कोस x अपोन में 2 कोस स्क्वायर x और e की पावर x और ये dx। 2 से 2 कैंसिल। अब जो बचा हमने उसमें क्या करना, 1 के अपोन में कोस स्क्वायर x अलग लिख दो, प्लस साइन x इंटू कोस x के अपोन में कोस स्क्वायर x अलग लिख दो और e की पावर x और ये dx। अब यहां से देखते हैं, 1 अपोन कोस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर x, प्लस कोस से ये कैंसिल, साइन अपोन कोस tan x और ये e की पावर x और ये dx। इसके बाद थोड़ा याद करो, एक प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल अगर किसी फंक्शन में उसी का डेरिवेटिव ऐड हो रहा और e की पावर x है उसका इंटीग्रल हमको करना, तो उसमें क्या करते हैं, इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो होता है fx e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये इसका आंसर है, ठीक है। बट हम यहाँ पे जो है इसको सोल्व करके दिखाएंगे, तो ध्यान से देखिए सोल्व कैसे होता है। याद रखना एक बात, हमेशा जब भी e की पावर x हो, दो फंक्शन इस तरह लिख रहे हो कि एक जो है वो दूसरे का डेरिवेटिव है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे देखो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, तो जो डिफरेंशियल है उसको e की पावर x के साथ अलग लिखेंगे, प्लस करके tan x को e की पावर x के साथ अलग लिखते हैं। तो सबसे पहले यही करते हैं, इंटीग्रल sec स्क्वायर x e की पावर x dx और प्लस इंटीग्रल tan x e की पावर x और ये dx। इसके बाद ध्यान दियो, tan x का डिफरेंशियल ये लिख रहा, तो इसको तो एज इट इज लेके चलो और इसमें tan x को फर्स्ट, e की पावर x को सेकंड लेट करो और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई करो। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल सेकंड का माइनस डिफरेंशियल फर्स्ट का इंटीग्रल सेकंड का और जो ये आया प्रोडक्ट इनका उसका फिर से होल इंटीग्रल। ये फॉर्मूला है। तो ये फर्स्ट वाला एज इट इज रखो, इंटीग्रल sec स्क्वायर x इंटू e की पावर x dx प्लस इस पर आते हैं, फर्स्ट एज इट इज tan x एज इट इज इंटीग्रल e की पावर x का और माइनस डिफरेंशियल tan x का इंटीग्रल e की पावर x का और जो आया उसका फिर से इंटीग्रल। तो ये हो गया आपका इंटीग्रल sec स्क्वायर x e की पावर x dx प्लस tan x e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x माइनस tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x e की पावर x का e की पावर x और ये dx। ये और ये सेम है, ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा tan x इंटू e की पावर x प्लस c। ये आपका आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल कीजिए इंटीग्रल 3x प्लस 5 dx और बटे में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये भी इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिए इसको क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट कर लो आई, इंटीग्रल आई के इक्वल है 3x प्लस 5 बटे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। तो ध्यान से समझना, जब अपोन में हायर पावर आ जाए ना ज्यादातर, तो सबसे पहले यही कोशिश करोगे इसके फैक्टर पॉसिबल है क्या। तो हमने देखा 3x प्लस 5
अपोन में एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स माइनस वन बचा, माइनस वन कॉमन, एक्स माइनस वन बचा, और ये dx। तो इंटीग्रल 3x प्लस 5 अपोन में एक्स माइनस वन एक आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस वन एक आ गया, और ये dx। इंटीग्रल 3x प्लस 5 अपोन में इसको लिखेंगे एक्स माइनस वन, और एक्स स्क्वायर माइनस वन भी एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और ये dx। तो इंटीग्रल 3x प्लस 5 बटे में एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन, और ये dx। तो ध्यान से समझना भैया, हमारे पास आ गया 3x प्लस 5 अपोन में एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस एक। अब देखो एक तो होल स्क्वायर है, एक सिंगल है, फैक्टर हो रहे, तो अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करते हैं इसका। तो ध्यान दियो, हम क्या करते हैं इसको, माना 3x प्लस 5 बटे में एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर एक्स प्लस एक इज इक्वल टू, जब स्क्वायर आ जाए ना तो एक को तो ए के अपोन में एक बार विदाउट स्क्वायर लिख दो इसको, और एक बार बी के अपोन में विद स्क्वायर लिख दो इसको, और प्लस ये लीनियर है, ये सी के अपोन में आ गया एक्स प्लस वन। अब हम क्या करते हैं इसके बाद, यहां पे ये एज इट इज 3x प्लस 5 अपोन एक्स माइनस एक का स्क्वायर एक्स प्लस एक इज इक्वल टू, इसका एलसीएम भी यही आ जाएगा, एक्स माइनस एक का स्क्वायर एक्स प्लस एक, तो जो ए के साथ है इससे एक पावर कैंसिल, दो बचे हुए ए के साथ, तो ए के साथ आया एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, प्लस बी के साथ ये स्क्वायर कैंसिल एक्स प्लस वन, और प्लस सी के साथ आया ये कैंसिल एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ये एल्शियम कैंसिल, तो इधर से बचा 3x प्लस 5 बराबर ए के साथ एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख दो, ए माइनस बी ए प्लस बी अप्लाई कर दो, प्लस बी के साथ एक्स प्लस वन और सी के साथ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो अब यहां से हमारा टारगेट है ए बी सी की वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले देखो ध्यान से समझना, अगर मैं इसमें वन पुट कर दूं तो ये सारा जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ से बी की वैल्यू मेरी निकल जाएगी। तो मैंने क्या करा, यहाँ से पुट कर दिया x इज इक्वल टू वन, तो 3 इंटू वन प्लस 5 एक का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर जीरो, बी एक प्लस एक माइनस एक का स्क्वायर ये भी जीरो, 5 और 3 8 बराबर दो बी, तो दो से काटता हमारा बी का जो मान है वो आ गया 4। इसके बाद x की वैल्यू माइनस वन पुट करते हैं, पुट करेंगे x की वैल्यू माइनस वन, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस वन जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, दो जीरो हो गए, फिर से c का मान आ जाएगा, तो 3 गुना माइनस एक प्लस 5 बराबर a, ये जीरो हो गया, प्लस b माइनस वन प्लस वन ये भी जीरो हो गया, प्लस c ये माइनस एक दो का स्क्वायर 4 हो गया, 5 में से 3 गए 2 c और ये 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से c का जो मान आया 2/4 यानी कि 1/2, तो हमें c का भी मान मिलेगा। अब मान निकालना a का, तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे ध्यान से समझियो, कुछ और पुट कर लो तो जीरो पुट कर लो मर्जी आपकी, या फिर गुणांकों की तुलना कर दो। कैसे, ये 3x प्लस 5 जू का, तो ये हो गया a एक्स स्क्वायर माइनस एक प्लस बी एक्स प्लस एक प्लस सी, इसका फॉर्मूला खोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक माइनस 2x, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से 3x प्लस 5, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले गए तो a प्लस सी बचेगा, a प्लस सी एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब ध्यान दियो, हमें b मिल गया c मिल गया, a चाहिए, बाकी चाहे लिखो ना लिखो छोड़ दो, तुलना कर लो, गुणांकों की तुलना करो, एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस सी, और इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो गुणांक हो गया 0। c का मान हमें ऑलरेडी मिल चुका कितना 1/2, तो हमारा जो a का मान है वो इधर आकर हो गया माइनस के 1/2। अब ये जो आया a b c के जो मान आए ये उठा के इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 से हमारा सवाल है 3x माइनस 5 बटे
एक्स माइनस एक का स्क्वायर एक्स प्लस एक बराबर, यहां से देखो ए का मान आया माइनस एक बटे दो बटे में एक्स माइनस एक प्लस बी का मान आया 4 एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर और सी का मान आया 1/2 बटे में एक्स प्लस एक। तो इसके बाद समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, इसका समाकलन लिया तो ये तो हो गया इंटीग्रल 3x माइनस 5 बटे एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर और x प्लस एक इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस एक बटे दो बटे एक्स माइनस एक dx प्लस 4 बटे एक्स माइनस एक का स्क्वायर dx और प्लस 1/2 बटे एक्स प्लस एक और ये dx। ठीक है ना, हमने क्या करा एबीसी के जो मान रखने के बाद अब इसका दोनों साइड का इंटीग्रल कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल लिया ये तो बन गया आई, ये हो गया आई इज इक्वल टू माइनस 1/2 बाहर इंटीग्रल 1/x माइनस एक का और प्लस 4 बाहर इंटीग्रल 1/x माइनस एक के होल स्क्वायर का और प्लस 1/2 बाहर इंटीग्रल 1/x प्लस एक का और ये dx। तो ये हो गया माइनस 1/2 1/x माइनस 1 का लोग x माइनस 1 प्लस के 4 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल डायरेक्ट याद रखियो आज से माइनस 1/x होता है तो माइनस 1/x माइनस एक और प्लस 1/2 इसका हो गया लोग x प्लस एक प्लस कॉन्स्टेंट c, इसको सही करके लिख दो माइनस 1/2 लोग x माइनस 1 और माइनस के 4 बटे एक्स माइनस एक और प्लस 1/2 एक्स प्लस एक प्लस सी। आंसर छोड़ सकते हो यहाँ पे या फिर ऐसे करो इसमें और इसमें कॉमन ले लो 1/2, यहाँ से क्या बचा लोग एक्स प्लस 1 और यहाँ से बचा माइनस के लोग एक्स माइनस 1 और माइनस 4 बटे एक्स माइनस एक और प्लस के सी 1/2 लोग एम माइनस लोग एन अप्लाई कर रहे तो लोग एम बटे एन एक्स प्लस एक बटे एक्स माइनस एक और माइनस 4 बटे एक्स माइनस एक प्लस सी, ये आपका आंसर।